हेलो एवरीवन, आज हम द हिंदू के 9 जून 2025 के इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारे टॉपिक क्या रहेंगे। पहला होगा नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज 2025 जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच हो रही है। दूसरा होगा भारत के रक्षा उत्पादन में बढ़ावा। तीसरा ईवी विनिर्माण की स्थानीय योजना और चौथा FIL का नया हवाई मार्ग। तो आइए शुरू करते हैं हमारा ये पहला टॉपिक। इंडिया एंड मंगोलिया होल्ड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टू एनहेंस इंटर ऑपरेटिबिलिटी। तो इंडिया और मंगोलिया के बीच जॉइंट एक्सरसाइज होने जा रही है जिसको एलिफेंट एक्सरसाइज का नाम दिया गया है। भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण 31 मई से 13 जून 2025 तक मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया गया। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में गैर परंपरागत सैन्य अभियानों के लिए अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना, इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। ये अभ्यास जो एक्सरसाइज है संयुक्त राष्ट्र के अधीन आतंकवाद विरोधी और अन्य विशेष अभियानों में सहयोग, सामरिक कौशल साझा करने, रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह भारत मंगोलिया के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को और सुदृढ़ करता है। अभ्यास के उद्देश्य क्या है। सबसे पहले अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। भारत और मंगोलिया की सेना के बीच अर्ध शहरी और पर्वतीय क्षेत्रों में संयुक्त अभियानों के लिए समन्वय और तालमेल को मजबूत करना है। मतलब उनका जो आपसी तालमेल उसको मजबूत किया जा सके। आतंकवाद विरोधी अभियान, संयुक्त राष्ट्र के अधीन आतंकवाद विरोधी मिशनों के लिए रणनीति और कौशल साझा करना। सामरिक कौशल का आदान प्रदान, विशेष दलों के बीच युद्ध रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना। रक्षा सहयोग को मजबूत करना, दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को और गहरा करना और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। विशेष अभियानों की दक्षता, गैर परंपरागत सैन्य अभियानों में दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाना। तो ये सभी उद्देश्य हैं। भारत और मंगोलिया के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है नोमैडिक एलिफेंट के अलावा एक और भी अभ्यास होता है, खान क्वेस्ट है। ये मंगोलिया में आयोजित होने वाला एक वार्षिक बहुपक्षीय शांति स्थापना अभ्यास है जिसमें भारतीय सशस्त्र बल नियमित रूप से पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेते हैं। खान क्वेस्ट अभ्यास के उद्देश्य क्या है। जो एक और इसके अलावा एक्सरसाइज होती है, एक तो जो अभी हो रही है नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, लेकिन अब एक पहले होती थी जो खान क्वेस्ट है, उसका उद्देश्य शांति स्थापित करना। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों के तहत विभिन्न देशों की सेवाओं के बीच समन्वय और शांति स्थापना कार्यों में दक्षता बढ़ाना। बहुराष्ट्रीय सहयोग, विभिन्न देशों की सेनाओं के साथ सामरिक और परिचालन सत्र पर सहयोग को मजबूत करना। सांस्कृतिक आदान प्रदान, भाग लेने वाले देशों के सैनिकों के बीच सांस्कृतिक समझ और आपसी विश्वास को बढ़ावा देना। आतंकवाद विरोधी और मानवीय सहायता, आतंकवाद विरोधी अभियानों और मानवीय सहायता व आपदा HADR कार्यों में समन्वय को और बेहतर करना। 6 जून 2022 को मंगोलिया में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ था जिसमें भारत सहित 16 देशों की सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया था। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी ने किया है। ये 14 दिवसीय अभ्यास शांति समर्थन कार्यों को विकसित करने पर केंद्रित था। मतलब ये 14 दिनों के लिए हुआ था ये अभ्यास जो खान क्वेस्ट है 2022। इसमें 16 देशों की जो सैन्य टुकड़ियाँ उन्होंने भाग लिया और भारत को लद्दाख स्काउट्स ने रिप्रेजेंट किया था। इसके अलावा नोमैडिक एलिफेंट मुख्य रूप से द्विपक्षीय अभ्यास है, दोनों तरफ से हो रहा है, जो कि भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग का एक प्रतीक है। जबकि खान क्वेस्ट बहुपक्षीय है जिसमें कई देश शामिल होते हैं। दोनों अभ्यास भारत मंगोलिया के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं। भारत और मंगोलिया के बीच रक्षा सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की वार्षिक बैठक भी होती है जो इन अभ्यासों के आयोजन और रक्षा नीतियों को समन्वित करती है। भारत और मंगोलिया के संबंध कैसे हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, बौद्ध धर्म का बंधन है। मंगोलिया भारत को बौद्ध धर्म का उद्गम स्थल मानता है। दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने संबंधों को और गहरा किया है। मंगोलिया में गांधारी बौद्ध परंपराएं और भारत में बौद्ध तीर्थ स्थल जैसे कि बोध गया इस संबंध को और मजबूत करते हैं। प्राचीन संपर्क है भारत और मंगोलिया के। मौर्य सम्राट जो अशोक के समय के बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से भारत और मंगोलिया के बीच सांस्कृतिक संपर्क थे।
भारत नियमित रूप से मंगोलिया में बौद्ध प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक उत्सवों और शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। राजनयिक संबंध। भारत और मंगोलिया ने 24 दिसंबर 1955 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। भारत मंगोलिया के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला गैर कम्युनिस्ट देश था। रणनीतिक साझेदारी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगोलिया यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिसने संबंधों को और नई गति दी थी। उच्च स्तरीय यात्राएं। 2015 में पीएम मोदी की मंगोलिया यात्रा पहली भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा थी। 2019 में मंगोलियाई राष्ट्रपति खाल्टमागिन बटुल्गा ने भारत की यात्रा की और संबंधों को और मजबूत किया। दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय मुलाकातें होती रहती हैं। रक्षा और सैन्य सहयोग। नोमैडिक एलिफेंट। भारत और मंगोलिया के बीच जो द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो कि अभी हाल ही में चल रहा है, नवीनतम संस्करण है, जो 17वां इसका एडिशन है, वो चल रहा है। खान क्वेस्ट जो है, ये बहुपक्षीय शांति स्थापना अभ्यास है, जिसमें भारत नियमित रूप से भाग लेता है और भी बाकी देश भाग लेते हैं। रक्षा प्रशिक्षण। भारत मंगोलियाई सैन्य अधिकारियों को ITEC इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान करता है। संयुक्त कार्य समूह। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को समन्वित करने के लिए एक रक्षा संयुक्त कार्य समूह की वार्षिक बैठक होती है। आर्थिक और व्यापारिक संबंध। अगर व्यापार देखा जाए, भारत और मंगोलिया के बीच व्यापार सीमित लेकिन बड़ा है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रमुख निर्यात में भारतीय दवाइयाँ, मशीनरी, वाहन शामिल हैं, जबकि मंगोलिया से ऊन, चमड़ा और खनिज आयात किए जाते हैं। निवेश। भारत ने मंगोलिया के खनन और ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाशी हैं। ONGC विदेश लिमिटेड मंगोलिया में तेल और गैस अन्वेषण में रुचि रखता है। विकास सहायता। भारत ने मंगोलिया को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा 2015 में घोषित की थी, और जिसका उद्देश्य क्या था? उपयोग बुनियादी ढांचा और रेलवे परियोजना के लिए किया जा रहा है। सौर ऊर्जा। भारत ने मंगोलिया में सौर ऊर्जा परियोजना देने के लिए भी सहायता प्रदान की है। शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में IT और साइबर सुरक्षा। भारत ने मंगोलिया में एक साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने में मदद की। 2015 में उलान बटोर में अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IT की स्थापना की गई थी। ITEC कार्यक्रम के तहत मंगोलियाई छात्रों और पेशेवरों को भारत में प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अंतरिक्ष सहयोग। भारत और मंगोलिया अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रौद्योगिकी में सहयोग की संभावनाएं तलाश रहे हैं। रणनीतिक महत्व दोनों देशों का क्या है? भारत की एक्ट ईस्ट नीति है। मंगोलिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक हिस्सा है, जो कि पूर्वी एशियाई और प्रशांत भारत में भारत की उपस्थिति को मजबूत करता है। चीन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो मंगोलिया, जो कि भौगोलिक रूप से रूस और चीन के बीच स्थित है, जैसे ऊपर रूस है, ये चीन है, और तो इसके बीच है मंगोलिया। भारत के लिए एक रणनीतिक साझेदार है। भारत मंगोलिया की थर्ड नेबर नीति का समर्थन करता है, जो इसे अन्य देशों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्षेत्रीय मंच। दोनों देश शंघाई सहयोग जो संगठन है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और एशिया यूरोप मीटिंग ASEM जैसे मंचों पर सहयोग करते हैं। लोगों से लोगों का संपर्क कैसा है? बौद्ध तीर्थ यात्रा। मंगोलियाई तीर्थयात्री नियमित रूप से भारत के बौद्ध स्थल बोध गया यानी कि सारनाथ और कुशीनगर का दौरा करते हैं। योग और आयुर्वेद। भारत मंगोलिया में योग और आयुर्वेद के प्रचार के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करता है। डायस्पोरा। मंगोलिया में भारतीय समुदाय छोटा है, जिसमें मुख्य रूप से पेशेवर और शिक्षक शामिल है, जो कि सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। तो इससे रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन है, सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट के 17वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, मतलब कहाँ पर किया जाएगा? उलान बतर में। तो इसका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अब हमारा सेकंड टॉपिक है डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया रिसीव्स अ फिलिप वाइल इंडिया कंटिन्यूज टू इंपोर्ट अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स डिफेंस इक्विपमेंट एंड वेपन्स। गवर्नमेंट डेटा शोज दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैज़ पिक्ड अप। मतलब कि जो भारत का डिफेंस प्रोडक्शन है, मतलब कि रक्षा उत्पादन है, वो बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हफ्तों में ही भारत की जो घरेलू रक्षा क्षमताएं हैं, उसकी प्रभावकारिता और उन पर विश्वास पर चर्चा हुई है।
पिछले वित्तीय वर्षों में भारत के जो रक्षा उत्पादन है और निर्यात ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ है। निजी रक्षा कंपनियां और MSMI का योगदान भी बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पोस्टर के थ्रू जो मतलब कि भारत का जो रक्षा उत्पादन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आप चार्ट 2 में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2017-18 में इतना था, फिर 19-20 में कम हुआ और फिर 21-22 और 23-24 में एकदम से बढ़ गया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के सप्ताह में विभिन्न रक्षा कंपनियों के शेयरों में काफ़ी तेजी आई है। यहाँ तक कि उन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सबसे बड़ी 50 कंपनियों के प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस विश्लेषण के उद्देश्य से तुलना के लिए निफ्टी डिफेंस इंडेक्स में शामिल 18 कंपनियों के शेयरों पर विचार किया गया था। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी सरकारी कंपनियां और पार्स डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड जैसी निजी कंपनियां शामिल हैं। मई में जिस सप्ताह भारत ने पाकिस्तान पर पहला सैन्य हमला किया था, उस सप्ताह रक्षा शेयरों में लगभग 21% की वृद्धि हुई, जो कि इस अवधि में निफ्टी 50 सूचकांक में देखी गई 3.1% की वृद्धि से कहीं अधिक थी। अगले ही सप्ताह में निफ्टी 50 सूचकांक में 0.5% की गिरावट की तुलना में रक्षा शेयरों में 5.4% की वृद्धि हुई, जो लगातार भारत का जो मतलब रक्षा जो हथियार बनाने का उत्पादन है वो बढ़ता जा रहा है। रक्षा उत्पादन में वृद्धि कितनी हुई? वित्त वर्ष अगर 2023-24 की बात करें तो भारत का रक्षा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 16.7% के बढ़ोतरी से मतलब 16.7% से बढ़ा है। 2016-17 में 74,054 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 1,08,684 करोड़ रुपए तक बढ़ चुका है। केयर रेटिंग्स की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए वित्त वर्ष 2024-29 के दौरान रक्षा क्षेत्र का उत्पादन 20% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर CAGR की बढ़ने की उम्मीद है, तो इसमें बढ़ावा होने की उम्मीद है। निर्यात में वृद्धि हुई है। भारत 90 से अधिक देशों को हथियार और सैन्य उपकरण निर्यात कर रहा है। 22-23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जो कि 13-14 में सिर्फ 686 करोड़ रुपए था। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है। पिछले एक साल में रक्षा निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है। स्वदेशी तकनीक और उत्पाद DRDO ने स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई तकनीकों को यूज़ किया है। उदाहरण के लिए 7 जून 2025 को वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर में 9 प्रणालियों की तकनीक 13 उद्योगों को हस्तांतरित की गई है। नाग मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और अन्य स्वदेशी रक्षा उपकरणों का उत्पादन और भारतीय सेना में शामिल होना ये बहुत ही अच्छा कदम है। भारत ने UAE को आकाश मिसाइल सिस्टम की पेशकश की, जो कि रक्षा सहयोग और निर्यात को बढ़ावा देता है। नीतिगत सुधार क्या हुए भारत की रक्षा प्रणाली में? सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन चैनल स्टेटस पॉलिसी शुरू की है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीतियों और औद्योगिक लाइसेंसिंग में ढील दी गई है, जो कि रक्षा उद्योग के विस्तार में सहायक है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 2021 में 7,965 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है। रक्षा सहयोग और साझेदारी क्या है? भारत और UAE के बीच रक्षा उत्पादन और सह विकास परियोजनाओं में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने अप्रैल 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस के साथ बैठक में इस दिशा में कदम उठाया है। साझेदारी की जा रही है बाकी देशों के साथ। सार्वजनिक निजी भागीदारी को रक्षा सचिव राजेश कुमार ने उन्नत विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण बताया है। प्रदर्शनी और मंच, भारत शक्ति और रक्षा एक्सपो जैसे आयोजनों में स्वदेशी रक्षा उपकरणों का प्रदर्शन कर रहा है, जिससे उद्योगों और हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया गया है। प्रमुख स्वदेशी रक्षा प्रणालियां कौन कौन सी हैं? मिसाइल में अग्नि सीरीज है, आकाश मिसाइल सिस्टम है, ब्रह्मोस है, नाग मिसाइल है और प्रलय और निर्भय है। अग्नि 5 जैसे कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक्स मिसाइल 5,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ स्वदेशी तकनीक का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। आकाश मिसाइल सिस्टम सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल भारतीय वायुसेना और सेना में शामिल है।
हाल ही में इसे यूएई को निर्यात करने की पेशकश की गई है। ब्रह्मोस भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि अब विभिन्न संस्करण हवा, जमीन, समुद्र में उपलब्ध है, इसका निर्यात भी शुरू हुआ, जैसे कि फिलीपींस को। नाग मिसाइल, जिसमें टैंक रोधी मिसाइल, जो डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। प्रलय और निर्भय स्वदेशी तकनीक के अन्य उदाहरण हैं। मतलब ये सभी स्वदेशी तकनीक की मिसाइलें हैं। हल्के युद्ध विमान भी हैं, जिसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तेजस भारतीय वायुसेना का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान है। तेजस MK-1A और MK-2 के उन्नत संस्करणों पर काम चल रहा है। मतलब इससे आगे जो जनरेशन है वो बनाने का काम किया जा रहा है। अर्जुन टैंक, डीआरडीओ द्वारा विकसित मुख्य युद्ध टैंक MBT, जिसका उन्नत संस्करण अर्जुन MK-1A में शामिल हो रहा है। स्वदेशी पनडुब्बी और युद्धपोत INS अरिहंत भारत की जो पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, जो कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विक्रांत स्वदेशी विमान वाहक पोत, जो कि भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ावा देता है। कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक द्वारा निर्मित स्वदेशी युद्धपोत और फ्रिगेट्स, जैसे नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत। स्वदेशी ड्रोन और UAV, डीआरडीओ और निजी कंपनियां जैसे कि टाटा और अदानी द्वारा सशस्त्र ड्रोन और निगरानी UAV विकसित किए जा रहे हैं, जैसे कि रुस्तम 2। मतलब इसके अलावा भी स्वदेशी ड्रोन विकसित करने की योजनाएं चल रही हैं, जो निजी कंपनियां टाटा और अडानी और डीआरडीओ इन दोनों ने मतलब बनाने की जिम्मेदारी ली है। अन्य प्रणालियां अगर देखा जाए तो पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, जो कि लंबी दूरी की तोपखाने प्रणालियां हैं। स्वदेशी राडार, आकाश NG और अर्जुन टैंक के लिए राडार सिस्टम बनाने की बात चल रही है। और स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, सटीक हमले के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित हथियार ये बनाए गए हैं। डीआरडीओ की भूमिका आखिर है क्या? डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने 1800 से अधिक तकनीकों को उद्योगों को हस्तांतरण किया, जिससे स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिला है। हाल ही में 7 जून 2025 को वाहन अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान अहमदनगर ने 9 स्वदेशी प्रणालियों की तकनीक 13 उद्योगों को हस्तांतरित की, जैसे उन्नत सैन्य वाहन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। डीआरडीओ की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पॉलिसी ने निजी क्षेत्र को रक्षा उत्पादन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी, टाटा, अदानी और लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनियां स्वदेशी रक्षा उपकरणों के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उदाहरण टाटा, इसमें हेलीकॉप्टर और ड्रोन उत्पादन। अडानी डिफेंस छोटे हथियार और ड्रोन मिसाइल सिस्टम बना रहा है। L&T तोपखाने और नौसैनिक उपकरण। स्टार्टअप्स और MSMEs के में ड्रोन, सेंसर और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में योगदान दे रहे हैं। डीआरडीओ और सरकार ने इसके लिए विशेष फंड और इंक्यूबेशन प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। नीतिगत और वित्तीय समर्थन दिया जा रहा है। मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा क्षेत्र है वहाँ पर स्वदेशीकरण को प्रायोरिटी दी गई है कि भारत में सबसे पहले हथियार जो बनाए जाएंगे उसको ही मतलब प्रेफरेंस दी जाएगी। मेक 1 और मेक 2 श्रेणियों के तहत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। रक्षा उत्पादन नीति 2020 और 24 में संशोधित DPP ने स्वदेशी डिज़ाइन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहन दिया है। FDI में वृद्धि हुई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रक्षा क्षेत्र में 74% तक स्वचालित मार्ग ने FDI की अनुमति दी गई है, जिससे विदेशी तकनीक का हस्तांतरण संभव हुआ है। आयुध निर्माणी बोर्ड OFB, इसका निगमीकरण किया गया। 7 नई रक्षा PSUs का गठन, जो कि उत्पादन दक्षता बढ़ा रहा है। IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया है। नीतिगत और वित्तीय समर्थन जो हमने देखा था उसको अब डिटेल में देख लेते हैं। जो मेक इन इंडिया, इसमें मेक इन 1 और मेक इन 2 के तहत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी जा रही है। इसमें हमने देखा FDI में वृद्धि हुई है। आयुध निर्माणी बोर्ड की स्थापना की जा रही है। IDEX की, जो कि स्टार्टअप और नवाचार के मतलब तहत इनको हथियारों को बनाने की जो उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। रक्षा निर्यात और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, भारत अब तक 90 से अधिक देशों का रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। मतलब 90 से अधिक देश हैं जहां पर रक्षा जो निर्यात किए जा रहे हैं।
जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश और छोटे हथियार शामिल है। हाल ही में यूएई के साथ सह विकास और सह उत्पादन पर समझौता हुआ, जो कि स्वदेशी तकनीक के वैश्विक विस्तार को दर्शाता है। भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति शुरू की है। अन्य देश जैसे कि वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ बातचीत भी चल रही है। आयुध प्रदर्शन और प्रचार। भारत शक्ति अभ्यास 2024 में जो पोखरण में आयोजित इस अभ्यास में स्वदेशी उपकरण, जिसमें तेजस ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर और पिनाका रॉकेट लॉन्चर को प्रदर्शित किया गया है। रक्षा एक्सपो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स प्रदर्शनी, इन आयोजनों ने स्वदेशी तकनीकों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया है, जिसमें निवेश और सहयोग के अवसर जो हैं वो बड़े हैं। इसके सामने कुछ चुनौतियां और भविष्य की दिशा भी आती है। मतलब चुनौतियां आती हैं। चुनौतियां क्या है कि आयात पर निर्भरता अभी भी बनी हुई है कि भारत में जो रक्षा के जो हथियार हैं वो आयात किए जाते हैं। विशेष रूप से उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन जैसे क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की पूर्ण क्षमता का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुसंधान और विकास में निवेश को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। भविष्य की योजनाएं क्या है? DRDO और HAL द्वारा 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर पर काम चल रहा है। स्वदेशी इंजन विकास के लिए गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को मजबूत किया जा रहा है। साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, इससे रिलेटेड MCQ क्या है कि कौन सी वे पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है? तो इसमें पहली मिसाइल कौन सी है जिसे भारत में विकसित किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा B, पृथ्वी मिसाइल ऐसी है जिसे भारत में विकसित किया गया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाउ इज़ इंडिया प्लानिंग टू लोकलाइज EV मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट डज द स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया प्रपोज। मतलब इंडिया ने जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग को लोकलाइज करने के लिए कुछ नीतियां बना रहे हैं भारत में। इसके प्रमुख तथ्य क्या है कि अधिसूचित नीति के केंद्र में जहाज के लिए तैयार पूरंत यानी कि असेंबल्ड इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों की आयात पर सीमा शुल्क को वर्तमान में 70 से 100% से घटाकर 15% करने का प्रावधान किया गया। FADA द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में बेचे गए सभी वाहनों में EV का हिस्सा 7.8% रहेगा। IEA के EV आउटलुक के अनुसार घरेलू मूल उपकरण निर्माताओं टाटा और महिंद्रा की 2024 में घरेलू स्तर पर उत्पादित इलेक्ट्रिक कारों में 80% से ज़्यादा हिस्सेदारी होगी। भारत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को स्थानीय बनाने के लिए कई रणनीतिक योजनाएं और नीतियों को लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और भारत का वैश्विक EV निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं या चलाई जाएंगी? सबसे पहला SPME PCI योजना, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पैसेंजर कार्स इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना का लक्ष्य है अंतर्राष्ट्रीय EV निर्माताओं से निवेश आकर्षित करना और भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारें उसके स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना। यह भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है। दिशा निर्देश क्या है इसके? आयात शुल्क रियायत, पात्र निर्माताओं को 5 वर्ष के लिए 15% की कम सीमा पर शुल्क पर न्यूनतम $35,000 की लागत वाले इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहनों को पूरी तरह से निर्मित इकाइयों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी। घरेलू मूल्य संवर्धन कंपनियों को 3 वर्षों में कम से कम 25% और 5 वर्षों में 50% DVA हासिल करना होगा, जिससे स्थानीय उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा मिलेगा। इसकी पात्रता क्या है? केवल 2 वे कंपनियां आवेदन कर सकती हैं जिसका वैश्विक मोटर वाहन राजस्व न्यूनतम 10,000 करोड़ रुपए और निश्चित संपत्ति के आधार पर 3,000 करोड़ रुपए हो। आवेदन प्रक्रिया कैसी रहेगी? एक समर्पित पोर्टल शुरू किया जाएगा जो कि 4 महीने तक खुला रहेगा। आवेदकों को 5 लाख रुपए का गैर वापसी योग्य शुल्क देना होगा। PM E-ड्राइव योजना लॉन्च ये 1 अक्टूबर 2024 से शुरू हुई थी। 10,900 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ये योजना 31 मार्च 2026 तक चलेगी। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाने को तेज करना, चार्जिंग अवसंरचना को बेहतर करना और स्थानीय EV विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करना।
प्रोत्साहन कैसे दिया जाएगा? इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 5,000 रुपये की प्रति किलोवाट घंटा की सब्सिडी। ई वाउचर के माध्यम से ईवी खरीद प्रक्रिया को और सरल किया जाएगा। लाभ इसका क्या होगा? लगभग 20 लाख ईवी खरीदारों को समर्थन मिलेगा, जिससे स्थानीय मांग और उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। फेम एंड EMPS योजनाएं शुरू की गई। फेम 2 31 मार्च 2024 को समाप्त हुई है और इसने ईवी निर्माताओं और खरीदारों को सब्सिडी, कर छूट और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की है। EMPS 2024 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 तक चली है। ये 500 करोड़ रुपए के साथ यह योजना 3.72 लाख ईवी को समर्थन देती है, जिसमें उन्नत बैटरी तकनीक पर जोर दिया गया। प्रभाव क्या है इसका? इन योजनाओं ने स्थानीय मांग को बढ़ाया है, जिससे निर्माताओं को भारत में उत्पादन इकाइयां समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिला है। PLI योजनाएं क्या हैं? ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए PLI यह योजना स्थानीय ईवी और उसके घटकों के विनिर्माण को प्रोत्साहित करती हैं। एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ईवी लागत का एक प्रमुख हिस्सा है। इसका लाभ क्या होगा? PLI योजना का आयात निर्भरता कम होगी और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा। राज्य स्तर पर नीतियां कौन कौन सी हैं? उत्तर प्रदेश ईवी नीति 2022 में लागू हुई थी। 14 अक्टूबर 2022 से लागू यह नीति खरीदारों को सब्सिडी देती है, जिससे जैसे कि पहले 3 वर्षों में 100% पंजीकरण शुल्क छूट और ईवी निर्मित वाहनों पर अतिरिक्त लाभ दिया जाता है। तेलंगाना में पहले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क छूट हुई है। लक्षद्वीप ईवी नीति 2025 इसका मसौदा स्थानीय स्तर पर ईवी अपनाने और विनिर्माण को बढ़ावा देने की ये एक योजना है। चार्जिंग अवसंरचना और बैटरी उत्पादन। चार्जिंग स्टेशन फेम 2 के तहत उत्तर प्रदेश में 207 चार्जिंग स्टेशन स्वीकृत किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय ने ईवी चार्जिंग अवसंरचना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अक्टूबर 2019 संशोधन 2022 और 23 को किया गया था। बैटरी विनिर्माण। राजस्थान में हाल की जो लिथियम खोज हुई है और नेशनल मिशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज बैटरी उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आयात कम होगा। सौर ऊर्जा एकीकरण। सौर ऊर्जा से संचालित चार्जिंग ग्रिड स्थानीय ईवी पारिस्थितिकी तंत्र को हरित बनाएंगे। मेक इन इंडिया और रोजगार सृजन होगा। मेक इन इंडिया पॉलिसी के तहत 2014 से ये पहल ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया के तहत मतलब जो स्थानीय उत्पादन है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है भारत में, जिसमें ईवी का एक प्रमुख फोकस है। निवेश आकर्षण। नई ईवी नीति विदेशी कंपनियां जैसे कि मर्सिडीज और फॉक्सवैगन को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे रोजगार बढ़ेगा। उदाहरण के लिए KSL क्लीनटेक 200 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के साथ 10 ईवी लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें स्थानीय उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। चुनौतियां और समाधान क्या हैं? सीमित मॉडल विकल्प रहेगा इसमें। भारत में ईवी मॉडल की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए OEMs और स्टार्टअप के बीच नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा। उच्च प्रारंभिक लागत, सब्सिडी, कर छूट और अधिमान्य वित्त पोषण उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लिए लागत कम करते हैं। नीति स्थिरता है। दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए SPME, PCI और PME ड्राइव जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव सिस्टम में लोड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा को संसाधित और विश्लेषण करना, नियंत्रित इकाइयों को संचालित विनियमित करना, नियंत्रित इकाइयों को इनपुट सिग्नल प्रदान करना, शक्ति का उपभोग करना और वांछित कार्य करना। तो ये इसका ऑप्शन डी होगा। FIL इंडस्ट्रीज टेक्स एन एरियल रूट टू ग्रोथ। मतलब जो FIL जो इंडस्ट्रीज हैं तो उन्होंने एरियल रूट मतलब जो हवाई मार्ग है उसको खोज मतलब अपनाने जा रहे हैं। हवाई मार्ग ग्रोथ कर मतलब विकास करने के लिए। प्रमुख तथ्य क्या है? भारत का क्षितिज नाटकीय रूप से बदल रहा है। पूरे देश में नए रोपवे, एरियल ट्रामवे बनाए जा रहे हैं। तो सतत गतिशीलता के इस रूप पर बड़ा दांव लगा रही है FIL इंडस्ट्रीज, जो कि महत्वाकांक्षी देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना के पीछे की फर्मों में एक है, जिसका उद्देश्य 2 शहरों के बीच यात्रा के समय को घटाकर केवल 20 मिनट तक करना है। एक कश्मीरी उद्यमी द्वारा स्थापित FIL मसूरी स्काई कार प्राइवेट लिमिटेड कंसोर्टियम
का एक हिस्सा है, जिसमें फ्रांसीसी दिग्गज पोमा और SRM इंजीनियरिंग LLP शामिल हैं, जो कि केबल कार परियोजना का निर्माण कर रहे हैं, जिसका पहला चरण सितंबर 2026 तक तैयार होने की उम्मीद है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसी जो है मतलब एरियल रूट बनाया जाएगा। FIL इंडस्ट्रीज के समूह कार्यकारी निदेशक सैयद जुनैद अल्ताफ क्या कहते हैं कि कैसे रोपवे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि लंबे समय से पहाड़ी क्षेत्रों में तीर्थ स्थलों या पर्यटन स्थलों से जुड़ा हुआ है, अब एक नई दिशा प्राप्त कर रहा है, जो कि रोमांचक अवसर प्रदान करता है। पहले सिर्फ जो पहाड़ी इलाकों में तीर्थ स्थल थे या फिर जो टूरिस्ट प्लेसेस थी, सिर्फ उनमें इस चीज़ को यूज़ किया जाता था, लेकिन अब इसको नई दिशा दी जा रही है। उदाहरण के लिए वाराणसी में काशी रोपवे परियोजना को लें, जो कि बनारस कैंट रेलवे स्टेशन को गोदौलिया चौक से जोड़ेगी। शायद एक केबल कार के अंदर पहली बार उपयोग किया जा रहा है। 2014 में FIL इंडस्ट्रीज, जो कि जम्मू और कश्मीर के सांगेत पटनीटॉप में एम्पायरियन द्वारा निर्मित 2.8 किलोमीटर लंबे स्काई व्यू का संचालन करती है, जो कि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भारत का सबसे ऊंचा रोपवे है। इसने हवाई ट्रामवे व्यवसाय में प्रवेश किया और इसने समग्र रूप से इसमें प्रवेश किया तथा रोपवे परियोजना के लिए खाद्य, पेय, आतिथ्य, खुदरा और अन्य संबंध सेवाएं प्रदान की जाएं। मतलब कि अब हर प्रकार की सुविधाएं के लिए, सेवाओं के लिए जो है एरियल रूट शुरू किया जा रहा है। रोपवे परियोजना तय हो चुकी है। फिडेलिटी इंटरनेशनल का व्यवसाय क्या है? फिडेलिटी इंटरनेशनल लिमिटेड का एक वित्तीय सेवा प्रदान करता है, जो कि 24 देशों में चलती है। 663 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करती है। यह कंपनी निवेश प्रबंधन, वेंचर कैपिटल और तकनीकी नवाचार जैसे कि फिडेलिटी लैब्स और फिडेलिटी सेंटर फॉर अप्लाइड टेक्नोलॉजी में सक्रिय है। भारत में फिडेलिटी के गुरुग्राम, मुंबई, बेंगलुरु में कार्यालय हैं, जहां यह ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स सेवाएं प्रदान करती हैं। हवाई मार्ग या एविएशन से संबंध क्या है? फिडेलिटी इंटरनेशनल का कोई प्रत्यक्ष संबंध हवाई मार्ग के विकास से नहीं है। हवाई मार्ग जैसे कि हवाई अड्डे या हवाई रूट, एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हालांकि फिडेलिटी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक वेंचर्स के माध्यम से मोबिलिटी और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स में निवेश करती है, जैसे कि GoINC मोबिलिटी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। ये संभव है कि कंपनी ने परोक्ष रूप से एविएशन से संबंधित प्रौद्योगिकियों जैसे कि ड्रोन, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स या सस्टेनेबल एविएशन में निवेश किया, लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं है। सस्टेनेबिलिटी के प्रति फिडेलिटी की प्रतिबद्धता को देखते हुए यह कंपनी सतत एविएशन प्रौद्योगिकियों में निवेश कर सकती है, लेकिन इस दिशा में कोई स्पष्ट प्रोजेक्ट अभी तक सामने नहीं आया है। नए हवाई मार्गों के संदर्भ में भारत, जो लखनऊ है, ट्रांस गोमती क्षेत्र में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्रस्ताव, जिसमें 4.7 किलोमीटर रनवे, 6000 एकड़ जमीन शामिल है, जहां यह मौजूदा ओमैसी एयरपोर्ट की सीमाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बनाया जाएगा। उन्नाव नवाबगंज देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जो कि 10,000 एकड़ ज़मीन पर बनेगा और 4 एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा। बिहटा में एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसका टर्मिनल 68,000 वर्ग मीटर का होगा और 2047 तक 50 लाख यात्रियों को संभालने की यह क्षमता रखेगा। नोएडा के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि जुलाई 2025 में शुरू होने की उम्मीद है, भारत और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने की दिशा में है। नवी मुंबई में DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जून 2025 में शुरू होगा। इन परियोजनाओं का संबंध भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण और अन्य सरकारी निकायों द्वारा किया जा रहा है। फिडेलिटी इंटरनेशनल या इनमें कोई उल्लेख नहीं है। मतलब फिडेलिटी इंटरनेशनल है वो सिर्फ जो है रोपवे के माध्यम से ही अपना जो विकास करना चाह रही है। इसके अलावा जो भी हवाई माध्यम है, जैसे कि जो एरोप्लेन होते हैं, तो उनमें इसका कोई योगदान नहीं है। संभावित भ्रम क्या क्या हो सकते हैं? संभावित परिणाम मतलब कि ये काम का नहीं है। तो मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये आज के टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे।